हेलो दोस्तों, अशोका यस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है एक नज़र की सीरीज में यूपीएससी पीवाईक्यू देखते हैं और आज हम लोग इकोनॉमी के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। और इसका मेन जो संदर्भ है कि क्यों हम ये पीवाईक्यू देख रहे हैं एक नज़र में, इसका मेन जो उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन को देख करके आप अपनी खुद की रणनीति बना सको कि आगे आने वाले यूपीएससी 2000 मान लीजिए 2026 में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप यूपीएससी के प्रकृति को समझ जाओ, उसके माइंड को समझ जाओ, तो आगे यूपीएससी के जो 2026 में क्वेश्चन बनेंगे वो आप हल करने की स्थिति में होगे। तो पीछे के जब आप पीवाईक्यू देखते हो उसका मेन रीज़न यही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, पीवाईक्यू देखना पड़ता है, ताकि हम यूपीएससी के माइंड को पकड़ सकें कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन लगातार बनाता आ रहा है, किस तरह से उसको पूछ रहा है। तो यही हमारा मेन उद्देश्य होता है कि आप पीवाईक्यू देख करके आप अपनी जो आगे रणनीति पढ़ाई की उसको आप बेहतर बना सकें। तो आज हम लोग इकोनॉमी के 2017 का पीवाईक्यू देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखिए, अगर आप प्री का सिलेबस देखोगे तो उसका पॉइंट नंबर 5 इकोनॉमी से रिलेटेड ही सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। तो हम मेंस का भी सिलेबस देखते हैं साथ में, ताकि हम जब पढ़ें तो हमारा जो माइंडसेट है वो एक मतलब सीमा में रहे, ताकि हम बाहर जा करके कोई चीज़ ना पढ़ें। जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर अगर आप 5 देखोगे तो इसमें दिया हुआ आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें हमें सतत विकास देखना है, ठीक है, कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं। गरीबी देखनी है, ठीक है। समावेशन यानी आपको इंक्लूजन देखना है, समावेशन। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स। और साथ में सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें भी आपको इसमें जोड़ करके देखनी है। यानी भारत सरकार ने जो भी सामाजिक क्षेत्र में पहल की होगी, जैसे वह अगर आप देखोगे तो पीडीएस सिस्टम, यानी पीडीएस सिस्टम देखोगे तो वहाँ पे भी एक तरीके की पहल ही है। तो मेरा मेन जो उद्देश्य ये कहने का है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो हो सकता है आपको सिलेबस ना समझ में आए कि यार सिलेबस में हम कैसे समझ पाएँ कि कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसीलिए पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो रेगुलर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्री में देखिए, अगर आप देखोगे मोटा-मोटा तो आपको प्री का सिलेबस डिफाइंड हुआ समझ में नहीं आएगा। तो हम मेंस के सिलेबस को भी थोड़ा समझते हैं, ताकि आप मेंस के सिलेबस को देख करके अपनी पढ़ाई का एक दायरा सेट कर पाएँ। तो अगर आप मेंस का पेपर थर्ड देखोगे, जीएस पेपर थर्ड, उसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो इसमें 5 मतलब सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें हमको पढ़ना क्या है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास में अगर पहला पॉइंट देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, ये मेंस का सिलेबस है। और प्री के लिए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप जब भी पढ़ो इकोनॉमी तो प्री कम मेंस जो है साथ में अगर आप लेके चलोगे तो आपकी जो पढ़ाई की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएगी। तो प्री और मेंस को एक साथ मिला करके, या कह सकते हो इनको जोड़ करके पढ़ोगे तो आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। और जो कहीं ना कहीं जो प्री के लिए सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो वो भी आपका दायरे में रह करके आप पढ़ पाओगे। तो आप मेंस के सिलेबस को देख के पढ़ो और प्री के क्वेश्चन देखो, प्री के पीवाईक्यू देखो, तो उससे आपका एक माइंडसेट हो जाएगा। अच्छा, प्री में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है और मेंस में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा उससे उत्पन्न विषय। देखिए, समावेशी विकास यहाँ पे भी था, अगर आप यहाँ देखो समावेशन था ना प्री में, तो यहाँ अगर मेंस में भी अगर आप इसको जोड़ करके देख रहे हो तो उससे उत्पन्न विषय भी आप देखते रहोगे। फिर सरकारी बजट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, बजट से। फिर मुख्य फसलें, तो भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणालियाँ क्या क्या हैं, कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद जो हमारे यहाँ होता है उसका भंडारण किस तरह किया जाता है, उसका परिवहन किसका, कृषि उत्पाद का, और विपणन यानी मार्केटिंग। फिर संबंधित विषय और बाधाएं, किससे संबंधित विषय, इसी कृषि उत्पादों और इससे संबंधित विषय, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। कुल मिला के हमें जो कृषि वाला क्षेत्र है उसको भी इकोनॉमी में ही पढ़ना होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखोगे आप तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन आए हैं प्री में भी, ठीक है। तो आप जब मेंस का सिलेबस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्री में भी फायदा करेगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, इससे संबंधित विषय हो गया, इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य से। फिर जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, ठीक। उद्देश्य, किसका उद्देश्य, पीडीएस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, सीमाएं क्या है, सुधार क्या हो सकते हैं। फिर बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। फिर प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, यानी आपको एग्रीकल्चर संबंधित पशुपालन वगैरह भी विषय देखने होंगे, ठीक है। अब ये कैसे देखोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं ना कोई योजना इनसे संबंधित होंगी, इन विषयों से संबंधित, तो उसको आप रिलेट करके पढ़िए, उसकी जो है बेसिक्स क्या है वो देखिए।
ठीक है। आप इकोनॉमी अगर पढ़ रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें जा करके आप देख सकते हो इन विषयों को जो करंट में चल रहे हैं। ठीक, अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रश्न आते हैं। और इसका छठवां पॉइंट देखोगे तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण, आप खाद्य यानी फूड प्रोसेसिंग एंड संबंधित उद्योग यानी उससे संबंधित कौन कौन से उद्योग हैं, ठीक है। फिर उनका कार्य क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक है। फिर भारत में भूमि सुधार, अब भूमि सुधार भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें के कुछ विषय अगर करंट में चल रहे हैं तो उसको आप प्री को लेकर के भी ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक, आठवां अगर देखोगे तो उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव क्या क्या है। आगे अगर आप देखोगे तो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ये हमारे बुनियादी ढांचे ही तो हैं। इन्हीं के द्वारा तो इकोनॉमी का चक्र पूरा चलता है। अगर ये सड़क, बंदरगाह, विमानपत्तन, रेलवे ये सब ना हो तो हमारा जो उत्पाद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर निवेश मॉडल भी पढ़ना है हमको। तो कुल मिला के अगर मेंस का अगर आप सब सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हुई दिखेंगी और उसको आप प्री से जोड़ लो कि प्री में जो ये विषय दिया हुआ है ये अगर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है तो हम मेंस के सिलेबस को देखते हैं और मेंस को सिलेबस को ध्यान में रख करके हम इकोनॉमी के क्वेश्चन या इकोनॉमी के सिलेबस को पढ़ते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप क्या करोगे, पीवाईक्यू देखोगे। तो हम प्री के पीवाईक्यू देख रहे हैं इस समय, क्योंकि प्री हमारा पास ज़्यादा समय भी नहीं रह गया, प्री आने वाला है, तो हम प्री के क्वेश्चन देखते रहें और इसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपने जो भविष्य की रणनीति उसको बना पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्री सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू देखते रहोगे तभी आपका प्री कहीं ना कहीं अच्छे से बेहतर तरीके से निकलेगा, नहीं तो फिर आप डाउट में रहोगे, फिर आप रिजल्ट का इंतजार करोगे, ठीक है। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन करते समय ध्यान रखो कि पीवाईक्यू देखते रहो ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपका एक दायरा सेट हो कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि भारत में लघु वित्त बैंकों यानी SFBs के बारे में पूछ रहा है। लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है, यानी उद्देश्य क्या था जब लघु वित्त बैंक स्थापित हो रहे थे। अब 2017 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा 2016-2015 में लघु वित्त बैंक बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, ठीक। जब बहुत ज़्यादा चर्चा में थे तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है यानी उद्देश्य क्या है। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण में पूर्ति करना, पहला ये पूछ रहा है कथन। दूसरा बोल रहा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। तीसरा बोल रहा है युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप लघु वित्त बैंक को भी ध्यान में रखो, ठीक है। जब भी आप पढ़ो तो बैंक में जैसे पेमेंट्स बैंक हो गए या वाणिज्यिक बैंक हो गए तो इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या इनका प्रयोजन होता है स्थापित करने का, क्यों ये स्थापित किए जाते हैं, इनके काम क्या है, ठीक है। तो इनके संदर्भ में आपको प्री को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो यूपीआई सबको पता होगा क्योंकि सब लोग ऑनलाइन आजकल यूज करते हैं, तो यूपीआई सबको पता है। इसको कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है, ये संभाव्यता है, संभावना कहते हैं संभाव्यता है। अगर यूनिफाइड को कार्यान्वित किया जाता है यानी यूपीआई को कार्यान्वित करने के लिए क्या क्या हो सकता है, सर्वाधिक संभावना क्या है। तो अगर आप यूपीआई के बारे में पढ़ लोगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 2017 में क्यों पूछा गया था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा जो चर्चा हो रही थी यूपीआई की, ठीक है, पेमेंट बैंक की, इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट की, ठीक। तो इसी के संदर्भ में पूछा गया। अब इसको क्वेश्चन को करोगे आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ लोगे क्योंकि कथन ही ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन जिस समय चर्चा में था उस समय कर पाना आसान नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड नई चीज़ें आ रही हैं तो उसको आप ध्यान रखो, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है, ठीक। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप जैसे सर्च करोगे तो इसके आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको ये देखना है कि करंट के विषय कुछ चल रहे हैं चर्चा में तो उसकी डेफिनीशन, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्यों आया है, ये क्यों करंट में है, उसको आप ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको GIF पूछ रहा है यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में पूछ रहा है और इसको आप अगर पढ़ लोगे तो ये सारे आपको उत्तर समझ में आ जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखो कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे चलते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 यानी PBPT अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये उस समय चर्चा में रहा होगा करंट में। आपको मैं याद दिला दूं कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड होती है। अगर आप इसको करंट से जोड़ करके पढ़ते रहोगे तो आपके इकोनॉमिक क्वेश्चन 90% सही हो जाएंगे, ठीक है। 90% मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक।
तो ध्यान रखो कि करंट की चीज़ों को जोड़ करके ही आपको पढ़ना है। अब बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 इस समय क्यों पूछ रहा है? क्योंकि चर्चा में था। ठीक, अब इसके संदर्भ में अगर संसद में कोई भी अधिनियम या तो संशोधन के लिए आया हो या उसको बदलने के लिए आया हो तो वो चर्चा में हो जाता है। तो चर्चा में है तो उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब इस समय जैसे सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, अब उसमें कोई भी जो है विधेयक या संशोधन विधेयक या कोई एक्ट बन के तैयार होता है तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया, किस लिए है। ठीक है, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में टेलीकॉम, ये सारथी ऐप बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ो जाकर क्या है ये। ठीक है, तो कुल मिला के बेनामी संपत्ति लेन अधिनियम बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 समझना है। अब देखिए ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखो 2026 में आपके 2024 और 25 में जो विधेयक हुए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड या उनसे संबंधित जो कानून बने हैं, जैसे अभी हाल ही में बना है श्रम कानून, श्रम संशोधन कानून बने हैं ना, लेबर लॉ, तो उनको आप जा करके समझो, पढ़ो, तो आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है लेबर लॉ से, क्योंकि अपना जो है इकोनॉमी लेबर लॉ या रोजगार से संबंधित विषय तो पूछे ही जाते हैं, तो वहाँ पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इसमें मैं कथन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। ठीक है, तो आप अगर पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी हमारी जो डिटेल एनालिसिस आएगा वहाँ हम पूरा एक तरीके से समझा करके बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। अभी हमारा मेन उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन को समझो और जब पढ़ो तो ध्यान रखो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अब ये पूछ रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF। अब ये 2015 में स्थापित किया गया था। ठीक, और 2017 में क्वेश्चन पूछ रहा है इसका UPSC। तो आप ये देखो कि 2015 में स्थापित होगा तो उसका इम्प्लीमेंट जब दिखेगा, उसका असर दिखेगा या कह सकते हो उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो वो 1-2 साल में देखने को मिलते हैं या 1-2 साल बाद उसकी चर्चा होती है। तो 2017 में इसका क्वेश्चन पूछ लिया। तो कुल मिला के कोई भी नई चीज़ आ रही है तो उसको ध्यान रखो कि क्यों आई है और क्यों पूछा जा रहा है ये। ठीक, तो अब ये किससे संबंधित है? तो क्या नीति आयोग से संबंधित है? ये वर्तमान इसकी कॉर्पस या इसका जो है इतना रुपए है या इससे संबंधित है? कुल मिला के आपको कोई भी करंट का विषय होगा उसको समझने की आवश्यकता है कि कोई विषय क्यों करंट में चल रहा है और हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ेगा। ठीक, तो अभी जैसे हाल ही में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बहुत सारे सारथी ऐप बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है इस समय। आप अगर न्यूज़ देख रहे होगे तो सारथी ऐप हो गया। अब जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड श्रम लेबर लॉ हो गए या कोई कृषि पैटर्न नया कोई आया या कृषि संबंधित कोई विषय आ रहा है संसद में, तो उनको आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। नेशनल करियर सर्विस। अब नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अभी 2016-17 में नेशनल करियर सर्विस क्यों चर्चा में था? कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने ये सर्विस या पोर्टल लॉन्च किया था, उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया 2017 में। तो आपको कोई भी पोर्टल हो तो जो चर्चा में हो वो पक्का है कि आपके क्वेश्चन में आने की संभावना है। ठीक है, तो करंट के विषय ध्यान दे करके पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें आपको हल होती हुई मिलेंगी। तो नेशनल करियर सर्विस कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का उपक्रम है। अगर इसका कॉमन सेंस भी लगाओगे कि सर्विस दे रहा किसकी, करियर की, यानी जॉब के लिए एक सर्विस पोर्टल बनाया गया है, तो इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग क्यों चलाएगा? अगर मोटा मोटा देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन करता हुआ देखते हुए मिल जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन सामान्यतः हल कर लोगे। अभी हम डिटेल एनालिसिस में अच्छे से बताएंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको मेन उद्देश्य है कि आपको समझना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में पूछ रहा है। ये नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। अब मैंने जैसे आपको बता दिया रोजगार से संबंधित, तो ये कथन हो सकता है सही हो, लेकिन जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नहीं आ रही तो भी कैसे कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। अब आपको GDP पढ़ना है और GDP पढ़ना तो है ही, साथ में भी देखना है पिछले एक दशक में इसकी वृद्धि कैसे हुई है, या केवल वृद्धि हुई है या इसका कहीं ना कहीं वृद्धि कम होती दिखी है, लगातार वृद्धि हुई है या लगातार वृद्धि नहीं हुई है। तो UPSC की एक प्रकृति आप समझ लो कि ये UPSC हमेशा, या जैसे कृषि संबंधित कोई क्वेश्चन बनाएगा कि पिछले 5 वर्ष से रबी की फसलों में लगातार वृद्धि हुई है, पिछले 5 वर्ष का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पिछले 2 वर्ष का पूछ सकता है, पिछले एक दशक का पूछ सकता है, यानी 10 साल तक उसका फेवरेट है। 10 वर्ष याद रखना, 10 वर्ष और 5 वर्ष UPSC की फेवरेट है। वो पूछता है कि 10 वर्ष तक लगातार वृद्धि हुई है, तो ये भी पूछ सकता है 10 वर्ष तक लगातार कमी आई है। तो ये किसी संबंधित विषय से जुड़ सकता है, 5 वर्ष 10 वर्ष। ठीक है, तो पिछले दशक में यानी पिछले 10 सालों में भारत में GDP के प्रतिशत रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। अब आपको ये देखना है ऐसा वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। और
इस प्रश्न से समझ करके आप दूसरे विषय को भी इसी तरह से समझ के पढ़ सको कि पिछले 1 दशक में क्या हुआ था, कृषि में क्या हुआ था। रोजगार के संबंध में पूछ सकता है कि पिछले 1 दशक में रोजगार में निरंतर कमी आई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जोड़ करके देखोगे तो आपके क्वेश्चन हल होते हुए मिलेंगे। ठीक है। दूसरा कथन इसमें दिया है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा में सतत वृद्धि हुई है। अब राजकोषीय घाटा का भी समझना है कि लगातार इसमें वृद्धि हुई है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है या इसमें घटोतरी हुई है, ये घटता रहा है। तो इसके कथन आपको आसानी से होते हुए दिख जाएंगे। ठीक। अब आप इसको पढ़ोगे लगातार तब आप समझ पाओगे कि जीडीपी है, फिर जीडीपी में पिछले 1 दशक में क्या वृद्धि हुई है, क्या कि लगातार वृद्धि हुई है या कुछ कमी भी आई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये भी देखिए करंट का विषय है। अब 2016-17 में जो करंट के विषय थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है 17 में। ठीक है। तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता, आपको पता होगा कि जो कौशल योजना थी हमारी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसी संबंधी ये प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब अगर आप नेशनल ये स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अगर समझ जाते हो तो ये कथन आपको आसानी से हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आज के संदर्भ में कैसे पढ़ सकते हैं, आज के संदर्भ में कोई नई योजना होगी या कोई नई योजना चर्चा में होगी या नया कोई फ्रेमवर्क चर्चा में होगा तो उसको आप उसके संदर्भ में रख के आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन थीम रिपीट हो जाएगी। थीम का मतलब ठीक इसी तरह के क्वेश्चन दोबारा हो सकता है पूछ ले दूसरे संदर्भ में। ठीक है। तो आप जब भी पढ़ो तो ध्यान रखो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। अब आप अगर NPCI अगर सही से पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं कर सकते क्या, तो NPCI जाके पढ़ो। ठीक है। फिर NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है, क्या ऐसा किया है? अगर ऐसा किया तो ये कथन दोनों सही हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको अपने ही क्षेत्र में रह के पढ़ना है और PYQ देखते रहना किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल के समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणी संरचना पद्धति स्कीम फॉर, इसका मतलब है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। अब ये समाचार यानी न्यूज में काफ़ी चर्चा में था 2016 में। ठीक है। अब अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो कोई टर्म या कोई पद या कोई शब्द इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाता है तो उसको आप हाईलाइट करके समझ लो। ठीक है। और उसको समझ करके देख लो क्या है ये, क्योंकि UPSC हो सकता है दोबारा फिर इसी तरह का क्वेश्चन बना दे। अब ये क्वेश्चन तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आने वाले जो न्यूज़पेपर में शब्दावलियाँ हैं उनको आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये उस समय चर्चा में था। अब आपको इस प्रश्न से सीखने का मतलब ये कि आपको शब्दावली ध्यान रखना किसकी, इकोनॉमी की। ठीक। अब इसके कथन आप पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी हमारा जो मेन उद्देश्य है कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है UPSC वो समझना जरूरी है। ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो GST के बारे में पूछ रहा है। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के क्रियान्वयन किए जाने का के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। अब GST आपको पता होगा 2017 में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन पूछना ही है 2017 में। तो अब उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो GST उस समय चर्चा में था इसलिए पूछा। हो सकता है GST में अब जो जैसे अभी क्या है स्लैब चेंज हुए हैं GST के, तो GST के स्लैब के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लैब चेंज हुए हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको GST के जो वर्तमान संदर्भ है उनको ध्यान में रख के चीज़ें पढ़नी है। अब यह कथन आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो समझाना है कि आप क्वेश्चन की प्रकृति, ये क्वेश्चन का नेचर समझ गए तो आपका UPSC प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। आगे चलते हैं, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है। तो MPC अगर आपने पढ़ लिया, जो हर 2 महीने में अपनी बैठक करता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपको पता ही होगा, RBI गवर्नर। ठीक। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला ये RBI के मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों को निर्धारण करती है। अब हमको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये हमने कभी सोचा ही नहीं, केवल हमको इतना पता है कि मौद्रिक नीति समिति में इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर होते हैं, इतना पता है। अब इसमें गवर्नर का एक क्वेश्चन अगर तीसरा कथन देखोगे तो बोला ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। अगर आप तीसरा कथन भी गलत करते हो तो ये क्वेश्चन देखो D और C ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि ये तो A सही होगा, ये तो B सही होगा। तो कुल मिला के आप 50-50 में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको जब डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। अभी आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है और आने वाले UPSC एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। PYQ को ध्यान में रख के ही आप
समझ पाओगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता आया है। ठीक है, अगर 10 साल या 11 साल 12 साल के क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपकी यूपीएससी की जो माइंड है ना, यूपीएससी का जो प्रश्न बनाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है। अब 1991 के बाद आर्थिक नीतियों में, आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या चेंजमेंट आया वो आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिला के 1991 के बाद भारत में कौन कौन सी नीतियाँ आई हैं या क्या क्या असर हुआ है 1991 के बाद, वो पूछ रहा है। ठीक, तो बोला जीडीपी में कृषि का अंश वृहत रूप से बढ़ गया। अब जीडीपी में कृषि का अंश बढ़ा है कि घटा है, ये आप बताओ। दूसरा पूछ रहा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। अब ये आप करके देखो। एफडीआई का अंतर वाह यानी इनफ्लो बढ़ गया, या फिर भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहत रूप से बढ़ गया। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे 1991 के बाद क्या क्या चेंजमेंट आए वही पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब एलपीजी लागू हुआ है तो उसके बाद से बहुत सारे चेंजमेंट आए। तो उसमें अगर आप ये पहला कथन देखोगे, जीडीपी में कृषि अंश वृहत रूप से बढ़ गया, आपको पता होगा कि 1991 के बाद कृषि का कहीं ना कहीं जीडीपी में कमी आई है। तो अगर ये कथन आप गलत मान लो कि ये कथन गलत है, तो पहला जहाँ जहाँ है वहाँ गलत मान लो, डी कट जाएगा, ए कट जाएगा, अब बचेगा ये तो बी ये तो सी, यानी 50-50 में आ गए। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करने की जरूरत है। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो इकोनॉमी तो ये भी ध्यान रखो कि 1991 के पहले क्या था भारत में और इस 1991 के बाद क्या हुआ है। तो ये आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से होते हुए मिलेंगे। तो आप समझ गए होगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और आगे हम लोग इकोनॉमी के 2018 के जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको फिर से समझाएंगे कि क्या चीज़ आई थी पिछली बार और क्या छूट गई। ठीक है, और आप भी अगर रेगुलर देख रहे हो तो 2013 से 2016 तक हमने डिस्कशन पहले भी किया है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे कि 2017 में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा। अब आप जैसे 2025 तक सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको 2026 का आइडिया हो जाएगा कि 2026 में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर अगली सीरीज में मिलेंगे आपको और वहाँ हम आपको अच्छे से बेहतर तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।